हैं साफ संदेश भारत। नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करेंगे, लेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध पर भी अपडेट आपको बताएंगे और दोस्तों स्थानीय समस्या पर भी आज जिक्र करेंगे। बादरा आसपास खबरों सहित मंडी के भाव, मौसम के मिजाज भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आज पूरे भारत में कोरोना के केस जो है मात्र 4,362 केस आए और पहली बार काफी महीनों बाद आज 100 से कम आंकड़ा रहा है मरने वालों का। 66 की संख्या रही है मरने वालों की कोरोना से दोस्तों, और 9,620 पिछले 24 घंटे में ठीक हुए हैं। जबकि अब सक्रिय मामले अगर पूरे देश में देखें तो मात्र 24,118 केस बचे हैं सक्रिय। और इसके अलावा अगर राजस्थान में सक्रिय केस की संख्या देखें तो 2751 है और आज मात्र 173 लोग राजस्थान में पॉजिटिव पाए गए। तो कुल मिला के ये रही कोरोना की जाती हुई लहर का दृश्य। और हम आपको आंकड़ा बताएं वैक्सीनेशन का, तो 1,78,90,61,887 लोगों को वैक्सीन अब तक लग चुकी है। और दोस्तों, आज 7 मार्च को क्या विशेष दिवस है इसके ऊपर बात करें तो दोस्तों आज 7 मार्च को 2008 में अंतरिक्ष यात्रियों ने मंगल ग्रह पर एक झील की खोज की थी दोस्तों, 2008 में आज ही के दिन। और 2007 को आज ही के दिन भारत और पाकिस्तान आतंकवाद पर जांच के लिए तैयार हुए थे, लेकिन दोस्तों इसका कोई महत्व नहीं रहा क्योंकि पाकिस्तान हर बार अपने हर समझौते से पलटता रहा है। और भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटर नरी कंट्रैक्टर का 1934 में आज ही के दिन जन्म हुआ। और इसके अलावा विख्यात नेता गुलाम नबी आज़ाद का भी 1949 में आज ही के दिन जन्म हुआ है। और महान क्रिकेटर ऑलराउंडर वेस्ट इंडीज के सर विवियन रिचर्ड का भी 1952 में आज के दिन जन्म हुआ। और फिल्मी अभिनेता अनुपम खेर का 1955 में आज के दिन जन्म हुआ है। इसके अलावा भारतीय गुरु परमहंस योगानंद महाराज का 1952 में दोस्तों आज के दिन निधन हुआ है। और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत का 1961 में आज के दिन निधन हुआ है। तो दोस्तों ये रहे आज के विशेष दिवस के बारे में। और दोस्तों अब बात करें हम अन्य आसपास की खबरों की, तो श्रीलंका और भारत की क्रिकेट श्रृंखला में दोस्तों जो पहला ही मैच है वो भारत ने जीत लिया, लेकिन इस भारत के जीतते ही दोस्तों इसमें कई रिकॉर्ड बने हैं जो मैं आपको बताऊं। तो भारत ने पहला टेस्ट 222 रनों से ये जीता है और तीसरे ही दिन भारत ने ये टेस्ट मैच जीत लिया है। वेस्ट इंडीज की भारत की पहली पारी 574 पर तक चली थी 8 विकेट पर। और इसके अलावा श्रीलंका 174 पर पहली पारी ऑल आउट हुए और दूसरी पारी में भी श्रीलंका 178 रन पर ऑल आउट हो चुकी थी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं तो जडेजा ने एक मैच में 150 रन बनाकर और 5 विकेट लेकर ये कारनामा करने वाला वो दुनिया का 6ठा खिलाड़ी है दोस्तों। इसके अलावा अश्विन ने जो बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं इसमें भारत के लिए दोस्तों कपिल देव के 434 विकेटों के टेस्ट विकेटों के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा है। और इसके अलावा विराट कोहली ने भी अपना 100वां टेस्ट खेलते हुए दोस्तों एक शानदार रिकॉर्ड बनाया है और 100वां टेस्ट जीता है। और ये जीतने वाला वो 5वां खिलाड़ी है जो अपना 100वां टेस्ट जीता हो। तो कुल मिला के दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा विकेट लिए उनके बारे में जल्दी से आपको बताऊं तो कुंबले ने 132 मैचों में 619 विकेट लिए हैं, जबकि अश्विन ने मात्र 85 टेस्टों में 436 विकेट ले लिए हैं। जबकि कपिल देव ने 131 टेस्ट खेले थे 434 विकेट लेने में। और इसके अलावा हरभजन ने 103 टेस्टों में 417 विकेट लिए और ईशांत शर्मा ने 105 में 311 विकेट लिए, जबकि जहीर खान ने मात्र 92 टेस्टों में 311 विकेट लिए। और रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने लगातार 16वीं जीत दर्ज की है। तो दोस्तों ये एक अनोखा रिकॉर्ड भारत के नाम जुड़ता जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो श्री कृष्ण अतिथि सदन में रविवार को रामनवमी जन्मोत्सव समिति का गठन किया गया है दोस्तों। और इस समिति के गठन के दौरान संरक्षक बनाए गए विधि शास्त्री जो कि धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य है और सह संरक्षक राजकुमार शर्मा, जयराम सिंधी,
दिनेश सैनी को बनाया गया, जबकि अध्यक्ष रवि बंसल को और उपाध्यक्ष युधिष्ठिर व संदीप सैनी को बनाया गया, जबकि सह कोषाध्यक्ष बनाए गए रोहित सैनी को और सह कोषाध्यक्ष मनन राजपूत को बनाया गया, जबकि सचिव के पद पर सुशील स्वामी और इसके अलावा सह सचिव के पद पर अरुण जांगिड़, प्रचार मंत्री दिनेश शर्मा और जतिन सैनी को बनाया गया। दोस्तों इसके अलावा हम आपको मंडी के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं दोस्तों, जो रूस और यूक्रेन के बीच में जंग छिड़ी है और लगातार पेचीदा होती जा रही है जंग दोस्तों। और आज अगर मैं एक जिक्र करूं तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जज ICJ में भी जो जेलेंस्की है दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति, उन्होंने अर्जी दी और रूस पर युद्ध करने का आरोप लगाया। और ये मामला दोस्तों आज सुनवाई इसकी जारी थी। जब तक हम समाचार आपको कह रहे हैं उसका कोई फैसला तो नहीं आया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है और ये विश्व में दोस्तों न्याय की एक प्रकार से अंतिम डगर है। इससे आगे न्याय की कोई गुंजाइश विश्व में नहीं है। लेकिन क्या इस कोर्ट का फैसला आएगा और जज रूस के खिलाफ या किसी के खिलाफ फैसला देते हैं तो क्या वो फैसला माना जाएगा? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत भी कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में गया था दोस्तों कुलभूषण को लेकर, उसकी रिहाई को लेकर, और उसके बाद में पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया था। और आज अगर रूस भी इस फैसले को मानने से इनकार कर दे तो विश्व के सामने फिर क्या विकल्प रह जाता है? दोस्तों एक बहुत बड़ी विडंबना ही गए कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का जो सिस्टम बना हुआ है पूरे विश्व में, ये बहुत अच्छा है और पूरे बहुत से देश इसका लाभ भी उठाते हैं और कई देशों के आपस में उलझे हुए मामले भी यहाँ सुलझाए भी जाते हैं। लेकिन अब रूस और यूक्रेन का जिस प्रकार से युद्ध हुआ तो अमेरिका ने एक प्रकार से दादागिरी करते हुए पूरे विश्व में उसके ऊपर सनसन लगा दिए और प्रतिबंध लगाए हैं। तो ये कोई कोर्ट का मामला, अब क्या अमेरिका कोर्ट से ऊपर है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से ऊपर है? और अगर ऐसा है तो फिर रूस कोर्ट से ऊपर क्यों नहीं है? जिस प्रकार से रूस भी मनमानी कर रहा है, यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया और पूरे यूक्रेन को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, उसके परमाणु संयंत्रों पर कब्जा कर लिया है और उसके शहर दर शहर बर्बाद करता जा रहा है। तो आखिर कैसा ये विश्व का कानून है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है? नाटो संगठन बना है, 30 देशों का बना है, यूरोपीय संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है और दोस्तों क्वाड की भी बैठक हुई थी। ये भारत द्वारा बनाया हुआ एक संघ है। और दोस्तों इसके अंदर बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस प्रकार से मामला उठाने की कोशिश की थी यूक्रेन और रूस का, और भारत से उम्मीद की थी कि उसके ऊपर अपना पक्ष स्पष्ट करे, लेकिन भारत फिर एक बार न्यूट्रल रहा है। और दोस्तों भारत का ये स्टैंड काफ़ी शानदार स्टैंड है, क्योंकि अमेरिका और भारत को सभी के साथ अपने रिलेशन रखने हैं और रूस के साथ भारत के बहुत पुराने रिलेशन है। और वैसे भी यूक्रेन ने भारत का कभी साथ नहीं दिया, उसके बावजूद भी भारत एक प्रकार से यूक्रेन का भी साथ दे रहा है। जाने को तो भारत रूस के साथ भी जा सकता है, लेकिन कूटनीति विश्व की कहती है कि भारत को बहुत संभल कर चलना है, क्योंकि भारत आने वाली विश्व की महाशक्तियों में है और वर्तमान में भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी शक्ति है। और इसीलिए भी ये मामला जो है भारत के ऊपर है। और आज की मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, आज लगभग यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से 35 मिनट तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। उनकी बात संभवतः जो भारत के कुछ नागरिक अभी भी फंसे हुए हैं, बहुत से शहरों से निकाल लिए गए, और जिन शहरों के उन शहरों से निकाल लिए गए जिन शहरों से यूक्रेन की सीमाएं लगती है, हंगरी आदि, पोलैंड आदि देशों की, और जिन देशों की सीमाओं से बहुत दूर वो शहर है, वहाँ कुछ भारतीय अभी भी फंसे हुए। संभवतः उन्हीं विषय पर भी बात हुई होगी और युद्ध पर भी बात हुई होगी कि आखिर ये युद्ध किस प्रकार से रुका जाए, क्योंकि जेलेंस्की ने बार बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश की थी कि आप इसमें दखल देकर इस युद्ध को रुकवाए। रूस आपका पुराना मित्र है, अपने प्रभाव का आप इस्तेमाल करें। दोस्तों जेलेंस्की के साथ बात करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1.5-2 घंटे बाद ही और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी 50 मिनट तक बात हुई और उनसे भी संबंधित यही है संभव तो कि जो युद्ध की
हालात है, ताज़ा हालात है, और कैसे युद्ध रुका जाए और किस प्रकार की परिस्थितियों में ये युद्ध चला गया, इसी को लेकर, सारे विषयों को लेकर नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई होगी। इसका खुलासा अंतर्राष्ट्रीय कारणों से नहीं होता, और आपस में जो है देश जरूर कुछ संघ जो है वो आपस में इस मामले को करते होंगे शेयर, लेकिन फिलहाल ये युद्ध रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ज़ेलेंस्की बार बार एक प्रकार से उटपटांग बयान देने के लिए जाने जाते हैं और लगभग रोजाना अपना एक बयान इस प्रकार से दे रहे हैं। एक बार तो दुनिया से गुहार लगाते हैं कि हमारी मदद करो, और दूसरी तरफ फिर उनका बयान आता है कि रूस के राष्ट्रपति से बातचीत करने की इच्छा व्यक्त करते हैं कि मैं बात करना चाहता हूँ, इस युद्ध को हम नहीं चाहते। उसके बाद में जलीकट्टी सुनाते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने रूस के इतने मार दिए और हम तैयारी कर रहे हैं, अब रूस को मुंह की खानी पड़ेगी, फला फला, इस तरह के बयान देते रहते हैं। और तो कुल मिला के दोस्तों मामला गंभीर होता जा रहा है, और जिस प्रकार से अब नाटो देश यूक्रेन को मदद करने लगे एक प्रकार से लड़ाकू विमानों की। कल ज़ेलेंस्की का बयान आया था कि हमारे लड़ाकू विमान सारे लगभग खत्म हो चुके हैं, बहुत सीमित बचे हैं, हमें जल्द से जल्द इस युद्ध में बने रहने के लिए लड़ाकू विमानों की आवश्यकता है। तो दोस्तों अमेरिका ने घोषणा की, लेकिन उसके बाद में रूस का बयान आया कि अगर किसी भी नाटो देश द्वारा, यूरोपीय संघ द्वारा यूक्रेन को लड़ाकू विमान दिए गए तो ये हम सीधी सीधी युद्ध में हस्तक्षेप समझेंगे और उसके खिलाफ हम सीधा युद्ध लड़ेंगे, मजबूर होंगे। तो दोस्तों इसके बाद में सभी नाटो देश जो है उन्होंने अपने हाथ खींच लिए, और नाटो देश सभी सक पकाए हुए हैं दोस्तों, स्तंभ है एक प्रकार से रूस के साथ खुली और सीधी लड़ाई लड़ने के लिए दोस्तों कतरा रहे हैं, कहीं ना कहीं बचकर निकलना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में रूस यूक्रेन को लगातार शहर दर शहर पीटता जा रहा है और पूरे यूक्रेन को बर्बाद करता जा रहा है। उनके संयंत्र बर्बाद कर दिए, उनके हवाई अड्डे बर्बाद कर दिए, उनके तेल डिपो बर्बाद कर दिए, उनके सैन्य ठिकानों को तहस नहस कर दिया, और उनके जो सैन्य सामग्री है, उनकी ताकत है, उस ताकत को तेजी के साथ कम करता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि रूस का नुकसान नहीं हो रहा है, रूस भी बराबर इसमें मार खाता भी जा रहा है, लेकिन रूस बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों, कहीं नहीं ठहरता है यूक्रेन। ये बहुत बड़ी बात है कि आज युद्ध का 12वां दिन है और यूक्रेन ने रूस जैसी महाशक्ति के साथ 12 दिन लंबा युद्ध खींच दिया, और आने वाले कुछ 5-7 दिनों तक और भी ये युद्ध चल सकता है। लेकिन अब लड़ाई जो है वो निर्णायक दौर में जाती हुई दिखाई जरूर देती है, लेकिन अभी भी जिस प्रकार से, एक चीज आप नोट कीजिएगा दोस्तों, इस यूक्रेन और रूस के युद्ध में जिस प्रकार से 1.5 लाख की आर्मी रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर पर खड़ी कर दी थी, उसको घेर लिया था। उसके बाद में रूस जब अंदर घुसा तो इतनी बड़ी फौज है यूक्रेन की, उन्होंने सीमा के ऊपर प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया दोस्तों? यहाँ बहुत ये टर्निंग पॉइंट है। इतनी सहजता से रूस की सेनाएं यूक्रेन के अंदर तक, उनके शहरों तक कैसे चली गई दोस्तों? सीमा पर रोका जा सकता था, आप भी मान सकते हैं इस बात को। और प्रथम दृष्टया जब हम इस मामले को देखते हैं तो मात्र पहले ही दिन रूस की सेना ने सीमा क्रॉस करके जो है यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए थे शुरू। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक प्रकार से युद्ध नीति यूक्रेन की मैं कहूँगा, क्योंकि यूक्रेन की सेना समझ चुकी थी, उनके सेनाध्यक्ष समझ चुके थे, उनका पूरा सिस्टम जो है वो इसके लिए तैयार नहीं था कि रूस की विशाल फौज के सामने लड़ा जाए और पार पाया जाए। और क्या हम लड़ सकते हैं दोस्तों? ये एक वीकनेस थी, इसके चलते सीमा से हट गए, क्योंकि खुले मैदान में अगर लड़ाई करते रूस से तो ये युद्ध 3-4-5 दिनों से ज़्यादा नहीं चल पाता, यूक्रेन को घुटने टेकने पड़ते। यूक्रेन ने क्या किया कि सारे के सारे जितने भी सैनिक सीमाएं वो साजो सामान था वो अपने अपने प्रमुख शहरों में शिफ्ट कर दिए और वहाँ पर एक प्रकार से छापामार युद्ध की रणनीतियां अख्तियार कर ली। और दोस्तों बंकरों में बैठे हैं यूक्रेन के सैनिक, और बंकरों से निकलकर अटैक करते हैं और वापस बंकरों में जा घुसते हैं। और यही कारण है कि अब तक नागरिकों पर तो हमला रूस के सैनिक वैसे ही बहुत कम कर रहे हैं, इसलिए 2000 से ज़्यादा नागरिक मरने की खबर यहाँ नहीं है। लेकिन यूक्रेन दावा कर रहा है कि 11,000 से अधिक सैनिक रूस के उसने मार दिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नागरिक नहीं मर रहे हैं,
और यूक्रेन की फौज ज़्यादा नहीं मर रही है, तो कहीं ना कहीं बंकरों में छापामार युद्ध करने में व्यस्त है यूक्रेन के सैनिक। और छापामार युद्ध पर भी विजय प्राप्त करते हुए रूस ने लगभग 1 दर्जन शहरों पर कब्जा कर लिया है और शहर दर शहर रूस के कब्जे बढ़ते जाते हैं, रूस का शिकंजा बढ़ता जा रहा है। तो कुल मिला के कहाँ तक बचेगा एक प्रकार से कमज़ोर यूक्रेन रूस के सामने, और कब तक टिक पाएगा। और रूस ने जिस प्रकार से नाटो देशों को चेतावनी दी है कि लड़ाकू विमान ना दे, तो ये दोस्तों आर पार की जंग होने जा रही है। अब ये तय हो चुका है कि कोई भी देश इसमें सीधा भाग नहीं लेगा। नाटो देशों को अमेरिका ने आज परमिशन दे दी, हस्ताक्षर करते हुए कहा कि आप सेना भेज सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। इसके ऊपर रूस का जो बयान आया उसके बाद में फिर सहम गए सारे देश कि जिस किसी ने भी लड़ाकू विमान देने का प्रयास किया उसकी सीधी की सीधी लड़ाई रूस से समझी जाएगी। तो एक प्रकार से रूस ने यूक्रेन पर परमाणु रिएक्टर में गड़बड़ करने की भी साजिश का भी आरोप लगाया है दोस्तों, कि यूक्रेन साजिश रच रहा है कि अपने ही परमाणु रिएक्टरों में धमाका करके रेडिएशन को लीक करके और आरोप रूस पर मंड दे और कहीं ना कहीं पूरा विश्व समुदाय जो है वो मजबूर हो जाए, क्योंकि परमाणु बम से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और परमाणु हमला अगर शुरू रूस भी करता है तो उसका जवाब नाटो हमेशा देगा दोस्तों, और ये फिर विश्व युद्ध की तरफ बढ़ने वाले कदम है। तो रूस भी अभी परमाणु बम छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन वो अपने सारे के सारे पैंतरे जो अन्य युद्धक सामग्रियां हैं, जो बड़े बड़े बम बना रखे हैं, वो सारे के सारे यहाँ प्रैक्टिस करता जाता है। तो कुल मिला के दोस्तों बाइडन ने भी कहीं ना कहीं रूस को समझने में गलती की है। उसको फ्लावर समझ लिया गया, लेकिन वो फ्लावर नहीं फायर निकले पुतिन, और पुतिन जवाब दे रहे हैं एक प्रकार से फायर बन के ही दोस्तों। तो पुतिन अब फ्लावर नहीं है, फायर है, और एक प्रकार से जो बाइडन सहित पूरी दुनिया ने उसको फ्लावर समझने की घोषित की थी, समझने की जो भूल की थी, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है दुनिया पर। और नरेंद्र मोदी दोस्तों विश्व के पहले ऐसे नेता है जो युद्ध हो रहे दोनों ही देशों के राष्ट्रपतियों से, राष्ट्र अध्यक्षों के मित्र हैं और दोनों से ही बात कर रहे हैं। तो मोदी जैसे नेताओं से विश्व को काफ़ी उम्मीदें हैं, और बाइडन तो सिर्फ जेलेंस्की से बात करते हैं और पुतिन से बात नहीं कर पाते। और दोस्तों पुतिन से उन्होंने अपने सारे संबंध एक प्रकार से तोड़ लिए, राजनीतिक संबंध भी तोड़ लिए हैं, और दोनों देश एक दूसरे से अब इस समय बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। तो अब क्या होगा दोस्तों, और जिस प्रकार से इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई हो रही है, उस सुनवाई का जो फैसला आएगा उसका क्या होगा। रूस इसमें भाग नहीं ले रहा है दोस्तों। ये जो सुनवाई हो रही है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जज ICJ जो इसकी सुनवाई कर रहे हैं, आज इसका फैसला भी आ जाए, लेकिन इसमें रूस भाग नहीं ले रहा है। तो इससे कोई ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आती है दोस्तों। इसके अलावा हम दोस्तों बात करेंगे अब जल्दी से मंडी के भाव और मौसम के मिजाज की। तो दोस्तों आज जिस प्रकार से युद्ध हो रहा है यूक्रेन का और रूस का, तो गेहूं, मक्का और बाजरा आदि के रेट दोस्तों एकाएक बढ़े हैं, और कुल मिला के इनके रेट इसलिए भी बढ़े हैं कि 33% की भागीदारी इन दोनों देशों की जो युद्ध लड़ रहे हैं, वो गेहूं में इनकी 33% भागीदारी है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं नौर मंडी से, सरसों के भाव से। 6800 रुपये सरसों के भाव रहे आज नौर मंडी में। गेहूं के भाव 2000 रहे, और मूंग के भाव 6750, मूंगफली के 5700, और तिल के भाव 12900 रहे, जबकि अरंड के भाव 7250 रहे। गंगानगर मंडी में दोस्तों सरसों रही 6750, नरमे के भाव 10140, जबकि कपास के भाव 8200 रहे। इसके अलावा हनुमानगढ़ मंडी में सरसों 7150 और नरमे के भाव 10,230 रहे। गोलवाला मंडी में नरमा 10,330 रहा। एलनाबाद मंडी में सरसों 7,050, नरमा 9900 और ग्वार के भाव 5500 रहे, जबकि गेहूं के भाव 2,070 रहे। आदमपुर मंडी में सरसों 6500 रुपये और नरमा 9700 रुपये प्रति क्विंटल रहा। गढ़साना मंडी में सरसों दोस्तों 7,090 रही, और सरसा मंडी में सरसों 7260 रही, जबकि सादुल शहर मंडी में सरसों 6250 और नरमा 10,150 रहा। रावतसर मंडी में ग्वार 5300 रुपये और नरमा 10,250
50 रुपये करीब भाव रहा। और कुल मिला के दोस्तों ये रहे मंडी के भाव। और मौसम का मिजाज बताए तो आज दिन भर धूप चली रही, बादलों का भी समावेश रहा। 42% बादल आज छाए रहे दिन भर दोस्तों। 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। इसके अलावा शाम को भी 23 से 28 डिग्री टेम्परेचर रहने की संभावना है। 50% बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा 7 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 50 किलोमीटर तक के हवा के झोंके लग सकते हैं। मिनी तूफान का सा एहसास हो सकता है। कल 8 मार्च को भी मौसम गर्म बना रहेगा दोस्तों। 16 से 26 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहेगा, जबकि 28 से 32 डिग्री टेम्परेचर कल रहेगा। तो गर्मी अब बढ़ने लगी है। और 24 से 30 डिग्री टेम्परेचर कल शाम को रहेगा। 7 से 18 किलोमीटर की रफ्तार तक हवा दिन भर चलेगी। और 90 से 85%। और शाम होते होते बादल बेहद कम हो जाएंगे और रात्रि को मात्र 30% बादल ही छाए रहेंगे। 18 से 21 डिग्री टेम्परेचर रात्रि को रहेगा और 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। तो ये रहे दोस्तों आज के शाम के 7 बजे के कार्यक्रम में मुख्य समाचार। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों मुझे दीजिएगा इजाज़त और आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।